हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। साथियों, आर्ट एंड कल्चर क्लासेस के तहत आज हम लोग पांड्य राजवंशकालीन कला और स्थापत्य कला को लेकर के डिस्कशन करेंगे। भारत के दक्षिण में तमिल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ तीन प्राचीन कालीन क्या है राजवंश प्राप्त होते हैं, जिनका इतिहास काफ़ी क्या है प्राचीन काल से है। उनमें चोल, चेर तथा पांड्य हैं, अर्थात पांड्य भी चोल और चेरों की तरह क्या है प्राचीन काल से ही है। इनका इतिहास जो है संगम काल के साहित्यों से प्राप्त होता है, या संगम काल में इनके शासकों के नाम भी प्राप्त होते हैं। पांड्य राजवंशों की अगर बात करें तो जो पांड्य राजवंशों का जो क्षेत्र था वो त्रावणकोर, दक्षिणी त्रावणकोर का क्षेत्र हो गए, साथ में तिरुनेलवेली का जो क्षेत्र हो गए, इस रामनाथ का जो क्षेत्र होगा, और मदुरई का क्षेत्र। मदुरई क्या थे पांड्य राजवंशों की बाद में जाकर के राजधानी बनी। प्राचीन काल में जो इसकी राजधानी कोरकई था, लेकिन बाद में इसकी राजधानी क्या बन गया, मदुरई बन गया। पांड्य राजवंशों का जो इतिहास है वो संगम काल से प्राप्त होता है, अर्थात काफ़ी प्राचीन है। इस समय नेडुजेलियन का नाम प्राप्त होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिनका इतिहास जो है संगम साहित्यों से प्राप्त होता है। उसके बाद अन्य शासकों, कई शासकों के समय समय पर पांड्य वंश का क्या क्या पुनरुत्थान किया गया, और ये जो है लंबे समय तक अर्थात मध्यकाल तक जो है इनका इतिहास प्राप्त होता है, और उसके बाद इसका डिक्लाइन हो जाता है। तो 6वीं शताब्दी के आसपास जो है कांडूगोन के नेतृत्व में जो है क्या है पुनः पांडव वंशों को क्या क्या स्थापित किया गया, या साम्राज्य को पुनः जो है स्थापित के उदय हुआ, और फिर कांडूगोन के द्वारा कलब्र शासकों को पराजित करते हुए अपने क्षेत्र पर शासन स्थापित किया गया। तत्कालीन समय की अगर बात करें, जैसा 6वीं शताब्दी के आसपास की अगर हम बात करें, तो उस समय तमिल क्षेत्र में दो प्रमुख क्या थे न साम्राज्य थे, राजवंशों का शासन था। एक तो कांची के पल्लव और दूसरा हो गया मदुरई के पांड्य। इन दोनों के द्वारा जो है तमिल क्षेत्र को अर्थात विभाजित करते हुए ये क्या करते थे, शासन करते थे। पांड्य राजवंशों का पुनः 13वीं और 14वीं शताब्दी में क्या है उदय होता है, और इस बार जो है दक्षिण में जो है इनके अधिकांश क्षेत्रों पर, दक्षिण के अधिकांश क्षेत्रों पर इनका साम्राज्य भी स्थापित हो जाता है। इस समय मारवंश सुंदर पांड्य के द्वारा जो है क्या है जो है शासन स्थापित किया जाता है, या इस वंश का पुनः उत्थान किया जाता है। इस राजवंशों के 13वीं 14वीं शताब्दी में अगर इस राजवंशों के एक महत्वपूर्ण शासक की चर्चा किया जाए, डिस्कशन किया जाए, तो उसमें कुलशेखर, मारवर्मन कुलशेखर जो है एक महत्वपूर्ण अंतिम शासक के तौर पर जाने जाते हैं, जिनके समय में इस साम्राज्य का चहुमुखी विकास हुआ। और जो वेनिस के यात्री मार्को पोलो है वो जो है मारवर्मन कुलशेखर के समय ही जो है कहाँ पर आए थे ना, पांड्य राजवंशों की यात्रा पर थे, या इस साम्राज्य की यात्रा पर आए थे। तो मार्को पोलो जो है का आगमन जो है मारवर्मन कुलशेखर के समय में हुआ था। मारवर्मन कुलशेखर के बाद जो है इसका इतिहास धीरे धीरे जो है क्या है विवादों में घिरता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात मारवर्मन कुलशेखर के बाद सुंदर पांड्य और वीर पांड्य में गद्दी को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। उसी समय दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी का जो है 1307 के बाद आक्रमण, मलिक कफूर के नेतृत्व में जो है उसके द्वारा आक्रमण किया जाता है अलग अलग राज्यों पर। तो इसी समय सुंदर पांड्य जो है वीर पांड्य के विरुद्ध जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाते हैं, या उनसे सहायता प्राप्त करते हैं, जिसके कारण मलिक कफूर का क्या होता है आक्रमण होता है, और इस राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है। 1314 के बाद जो है इस साम्राज्य का धीरे धीरे क्या होता है ना पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तुगलक काल में भी इस साम्राज्य पर क्या है आक्रमण होता हुआ दिखता है, और फिर ये पतन की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार एक लंबा इतिहास प्राप्त होता है, और समय समय पर कई महत्वपूर्ण शासक जो है हमें प्राप्त होते हैं। इस साम्राज्य के द्वारा या पांड्य शासकों के द्वारा न केवल शासन के क्षेत्र में अपने जो है कीर्तिमान को स्थापित किया, बल्कि ये कला और स्थापत्य कला के क्षेत्रों में भी जो है अपना अमूल्य योगदान जो है इनके द्वारा दिया गया है। पांड्य कला और स्थापत्य कला का अगर डिस्कशन करेंगे तो पल्लवों के द्वारा जो है द्रविड़ कला का आधार रखा गया। चोल काल में द्रविड़ कला अपने विकसित अवस्था में पहुंची, और पांड्य काल में जो है ये और भी क्या हो गया, विकसित हो गया। चाहे वो पत्थरों से कटे हुए मंदिरों की बात करें, संरचनात्मक जो मंदिर हैं, पांड्य काल के निर्माण की क्या है विशेषता है। इसके अलावा मंदिरों में विमान होना, गोपुरम होना, मंडप होना, ये क्या है पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषताएं हैं। साथ में विमान जो है एक मंजिला भी हो सकता था, बहुमंजिला भी हो सकता था। मंडप का उपयोग ओब्वियसली जो है धार्मिक, नृत्य, संगीत या समारोह के लिए किया जाता था, या सामाजिक समारोह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे प्रमुख जो विशेषता पांड्यकाल में देखा गया मंदिर में वो है गोपुरम, जो कि प्रवेश द्वार है, और ये पांड्य कला का जो है वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण विशेषता को प्रदर्शित करता है।
पांड्य राजवंशों के काल में अगर मंदिरों की बात करें, अगर प्रमुख मंदिरों का जो क्षेत्र है वो मदुरई के आसपास, श्रीरंगम के आसपास जो है जो गोपुरम युक्त मंदिर बनाए गए वो पांड्य काल में ही बनाए गए। चलिए, अगर मंदिरों की बात करें तो दो मंदिर जो है, एक हो गया मीनाक्षी मंदिर और दूसरा हो गया अरंगनाथ जो मंदिर है जो कि श्रीरंगम में प्राप्त होता है, और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में प्राप्त होता है, जो कि पांड्य काल का स्थापत्य कला का क्या है ना, एक महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करता है। तो अब हम लोग मीनाक्षी मंदिर जो कि पांड्यकालीन निर्माण है उस पर लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में स्थित है और पांड्य के शासकों द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक मंदिर भी है। ये शिव एवं पार्वती का जो मीनाक्षी रूप है उसी देवी को समर्पित जो है एक मंदिर है। मीनाक्षी टेम्पल का जो निर्माण है वो पांड्य शासक जो है कुलशेखरन के द्वारा किया गया था। इसके बाद इस मंदिर में जो है कई अन्य शासकों के द्वारा भी क्या किया गया ना, समय समय पर इस पर निर्माण पर मतलब भाग लिया गया या निर्माण किया गया। जैसे मारवर्मन सुंदरपांड प्रथम के द्वारा, मारवर्मन सुंदरपांड द्वितीय के द्वारा भी जो है गोपुरम बनाए गए थे। तो अलग अलग शासकों के द्वारा समय समय पर मीनाक्षी मंदिर में क्या किए गए हैं, निर्माण किए गए हैं। सुंदरेश्वर मंदिर कुलशेखरन की अगर हम बात करें, जिनके द्वारा मीनाक्षी मंदिर में क्या बनाया गया था ना, प्रवेश द्वार बनाए गए थे। 3 मंजिला जो गोपुरम का जो मुख्य भाग है और मीनाक्षी मंदिर का जो मध्य भाग है वो बनाया गया था। इसके बाद इसके साथ एक महामंडप का भी जो है निर्माण वो कुलशेखरन के द्वारा किया गया था। आगे जो इसमें जैसे कि इतिहास से प्राप्त होता है कि मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम एवं द्वितीय के द्वारा भी जो है कई निर्माण किए गए, जिनके द्वारा गोपुरम और स्तंभ युक्त गलियारा भी जो है प्रमुख है। मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करें तो इसमें 12 जो है क्या है ना, गोपुरम, भव्य गोपुरम है जिनमें अलंकरण भी पाया जाता है। इन गोपुरम में जो दक्षिण द्वार का गोपुरम है वो सर्वोच्च है, अर्थात गोपुरम जो है पांड्य राजवंशों की मंदिरों की क्या है सर्वोच्च विशेषता है, जो कि द्रविड़ शैली के आधार पर निर्मित किया गया था। इस मंदिर में जो शिव है वो नटराज मुद्रा में जो है स्थापित है। ठीक है, इस मंदिर में जो है सबसे अनोखी क्या है ना, जो महामंडप है वो 900 से अधिक या हजारों के आसपास जो स्तंभों वाला मंडप भी है। 1000 स्तंभों वाला एक मंडप है, या 900 से अधिक या 1000 के आसपास से अधिक जो है स्तंभों वाला एक मंडप भी है। और प्रत्येक स्तंभों पर जो है क्या प्राप्त होता है ना, द्रविड़ वास्तुकला का शिल्पकारी भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मीनाक्षी मंदिर जो है पांड्यकालीन निर्माण का क्या है ना, एक बहुत ही सर्वोत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करता है, जो कि द्रविड़ कला का भी एक बहुत क्या है ना प्रमुख उदाहरण है। तो इस प्रकार पांड्य काल में भी द्रविड़ वास्तुकला को क्या किया गया, पल्लवों के द्वारा और चोलों के द्वारा जिस प्रकार विकास किया गया उसे आगे बढ़ाते हुए और उसे जो है कुछ भिन्नताओं के साथ जो है उसे और डेवलप अवस्था में लाया गया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स के लिए, क्लासेस के लिए ईगल आइज द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।